हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी ही बात करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बोर्ड में दिख गया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके विज्ञान के एक ऐसे चैप्टर्स में जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण, और इसे अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं। आपके मन में बहुत बड़ा डाउट होता है कि इस चैप्टर को हम कैसे तैयार करेंगे, कैसे अपने एग्ज़ाम में हम इसे लिखेंगे और किस प्रकार आप इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस को तैयार करके अपने दिमाग को मजबूत करेंगे। तो फिर आज इस क्लास में हम लोग शुरू करते हैं एक ऐसे चैप्टर को जिसके बारे में आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शुरुआत करेंगे हम डाबे-राइनर के त्रिक नियम के साथ, न्यूलैंड के अष्टक नियम के साथ। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमारी केमिस्ट्री को एक बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारी केमिस्ट्री के लिए। तो उन सभी वैज्ञानिकों का नाम जानना ज़रूरी है और उन्होंने किस प्रकार इस केमिस्ट्री को हमें इतना महान बना कर दिया है, क्योंकि बिना केमिस्ट्री के कुछ भी संभव नहीं है। तो वो वैज्ञानिक कौन कौन से थे, उनमें से सबसे पहले जो थे वो थे हमारे डाल्टन साहब। और डाल्टन ने क्या किया था, 1808 ईस्वी में इन्होंने जो है एक परमाणु मॉडल दिया था, अपना एक अलग से सिद्धांत दिया था जिसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना जान लीजिए कि डाल्टन ने 1808 में अपना एक परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद हमारे प्राउट साहब आए थे। इन्होंने क्या किया, 1815 ईस्वी में प्राउट जो है उन्होंने केमिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्होंने कहा था कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और जितने भी तत्व हैं वो सारे हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक के सरल गुणक होते हैं। लेकिन ये भी आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो आपको किताबों में तो मिलेगा लेकिन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एक केमिस्ट, एक साइंटिस्ट, एक आईएएस, एक कुछ भी अभी आप बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप ना अभी बिल्कुल नए स्टेज पे हैं। शुरुआत से जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डाल्टन के बाद प्राउट थे और प्राउट के बाद डाबे-राइनर थे। अब डाबे-राइनर ने एक अपना त्रिक नियम दिया था जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है डाबे-राइनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। उसके बाद लेकिन डाबे-राइनर ने त्रिक नियम दिया था जिसके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आए थे ड्यूमा और इन्होंने अपनी एक सजातीय श्रेणी दी थी। सब कुछ आप नोट करते जाइए एक एक पॉइंट में कि इन्होंने परमाणु मॉडल दिया। इन्होंने कहा कि जितने भी परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी तत्व होंगे वो हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक के सरल गुणक होंगे। फिर डाबे-राइनर ने एक त्रिक नियम दिया था जिसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद ड्यूमा ने अपनी एक सजातीय श्रेणी दी थी, और उसके बाद आए थे न्यूलैंड्स जिन्होंने एक गाना गाया, और गाने के बाद गाना गाया नहीं, गाना के ऊपर अपना एक नियम ही बनाकर इन्होंने दे दिया। उसके बाद उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आए थे लोथर मेयर। मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ज़रूर बताऊंगा। लोथर मेयर आए थे और इन्होंने 1864 में, मतलब न्यूलैंड्स के जस्ट एक साल बाद लोथर मेयर आए और इन्होंने एक वक्र दे दिया था। और उस समय तक जब लोथर मेयर आ चुके थे तब तक 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। उसके बाद और डाबे-राइनर के जो है टाइम में 3-3 इन्होंने यौगिकों का एक, मतलब 3-3 तत्वों का इन्होंने एक त्रिक नियम बनाया था। उसके बाद लोथर मेयर हो गए। लोथर मेयर के बाद आ गए हमारे मेंडलीफ चाचा, और मेंडलीफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई थी। और मेंडलीफ के बाद फिर आए थे मोजले। तो बुक में कभी कभी जा की जगह पर सा लिखा होता है, क्योंकि इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग वैसे ही है, इस वजह से कहीं पे जा कहीं पे सा लिखा होता है। तो इसमें कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल भी ना हो। अगर आपके एग्ज़ाम में मोजले लिख कर आया है तो मोजले लिखेंगे, सा लिख कर आया है तो सा लिखेंगे, और नहीं आया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद मोजले ने क्या किया था, देखिए मेंडलीफ ने तो एक पीरियोडिक टेबल बना दी, और इनकी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी कमियां थी।
और इनकी पीरियोडिक टेबल का नाम था मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। उसके बाद मोजले ने क्या किया, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में जो है कुछ संशोधन कर दिए, और उन संशोधन को करने के बाद इन्होंने अपनी एक अलग से क्या कर दी, आवर्त सारणी बना कर दे दी। और जब इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई तो उसका नाम अपने नाम पर नहीं रखा, उन्होंने कहा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। और उसका जो हमारी ये पहली थी मेंडलीव ने जो स्वयं दी थी उसे मूल आवर्त सारणी कहा गया, और जो मोजले ने इनकी सारणी को संशोधित कर दिया उसे कहा गया मेंडलीव की जो है आधुनिक आवर्त सारणी। तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि किसने किसने क्या क्या किया था। अब हम सीधे जंप करते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है डाबे-राइनर का त्रिक नियम। डाबे-राइनर का त्रिक नियम, डाबे-राइनर ने क्या किया कि तीन तीन तत्वों को लेकर एक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। जब मान लीजिए हम हो गए, आप हो गए और आपके घर का कोई हो गया, तीनों लोगों को ले लिया और उन्होंने कहा, बहुत ध्यान से देखिएगा, उन्होंने कहा मेरी आयु का जो योगफल है वो शेष दोनों आयु के योगफल के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने ये कहा कि समान गुण वाले तीन तत्वों को यदि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों मतलब पहले और तीसरे जो परमाणु, तीसरे क्या होंगे तत्व, पहले और तीसरे जो तत्व होंगे उनके परमाणु भार के जो है औसत के बराबर होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल से समझे, फिर ऊपर जंप करेंगे जो है अपनी जो है परिभाषा की ओर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डाबे-राइनर त्रिक। तो इन्होंने क्या किया, मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, इसके बाद भी और बहुत सारे हैं वो भी बताऊंगा आपको। तो लिथियम हो गया, लिथियम का परमाणु भार होता है 7, उसके बाद लिथियम का परमाणु भार हो गया 7, सोडियम का परमाणु भार होता है आपका 23 और पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39। इन्होंने तीन तीन यौगिकों को लिया और लेने के बाद एक तीन तीन यौगिकों की त्रिक बना दी, जिसमें इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को लिया। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लिया, मतलब तीन तीन यौगिकों की त्रिक बना दी। तो पहले इसको समझ लीजिए, इन्होंने कहा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा, और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है औसत। इसका मतलब है कि सोडियम का परमाणु भार एक तरफ, उसके बाद लिथियम और पोटेशियम का परमाणु भार एक तरफ, और औसत का मतलब पदों की संख्या बटे पदों का योग। इसका मतलब इन्होंने लिथियम और पोटेशियम का परमाणु भार निकालने के बाद उसको 2 से भाग कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सोडियम का परमाणु भार 23, लिथियम का परमाणु भार 7 और पोटेशियम का परमाणु भार 39, और इन्होंने कर दिया 2 से भाग। 7 में 39 जोड़ दिया तो हो गए 46, 46 को 2 से भाग किया तो कितने हो गए, 23 हो गए। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था समान गुण वाले। अब समान गुण वर्ड का यूज क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि लिथियम की वैलेंसी भी 1 होती है, सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है और पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 ही होती है। इसका मतलब समान गुण वाले तीन तीन तत्वों को इन्होंने लिया था, और लेने के बाद इन्होंने अपना नियम दिया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले वाले तत्व का परमाणु भार और तीसरे वाले तत्व का परमाणु भार, पहले वाले को तीसरे वाले के साथ जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो हमको जो मिलेगा वो बीच वाले तत्व का परमाणु भार मिल जाएगा। तो यहीं पर लिखा हुआ है कि समान गुण वाले तीन तत्वों को यदि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले व तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिख कर आएंगे, दूसरा अपने नॉलेज के लिए आप जान लीजिए। इसी तरीके से अगर हम लोग इनकी किसी दूसरी ट्रिक के बारे में बात करें तो देखिएगा बहुत ध्यान से, हम इनकी दूसरी ट्रिक को आपको बताते हैं। देखिए इन्होंने एक और ट्रिक दी थी, ये इनकी दूसरी ट्रिक थी, बहुत सारी हो सकती हैं। दूसरी में इन्होंने किसको लिया था, इन्होंने लिया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जो क्लोरीन होता है उसका परमाणु क्रमांक तो 17 होता है, लेकिन परमाणु भार जो है 35 होता है, वास्तव में 35.5 होता है, लेकिन आप 35 लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ब्रोमीन होता है उसका होता है 81 और आयोडीन का होता है 127। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ दें, यहाँ पर आप बिल्कुल वैसे ही थ्योरी लिख लीजिएगा जैसे मैंने लिखा है, अगर आप लिखना चाहें तो इनको जोड़ दीजिए, मतलब 35
प्लस 127 कर दीजिए तो देखते हैं जोड़कर कितना आता है। देखिए 5 और 7 कितने हो गए, 7 और 5 12 हो गए, एक हमारा हासिल हुआ, 3 2 5 और 1 6 हो गए और ये हो गए 162। अब इसको 2 से भाग कीजिए क्योंकि औसत निकालना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 81/81 हो जाएगा। ये किसका भार आ गया है, ये आ गया है हमारा बीच वाला। तो समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार इन्होंने बताया था। इसी प्रकार अभी एक एग्जाम्पल और आपके सामने लिखा हुआ था, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन फिर भी आप 2 को जान ले, यही आपके लिए बेहतर है। तो उम्मीद है आपको जो है डाबे-राइनर का त्रिक नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन्होंने क्या कहा था। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में। तो अब हम लोग बात करें न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में, तो आपको एक गाना याद होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। मतलब उसी गाने पे आधारित ये नियम है। और ये किस प्रकार का नियम है, इन्होंने जो है 1863 में कहा था कि जिस प्रकार संगीत के पहले और 8वें जो है स्वर में समानता होती है, ठीक उसी प्रकार जितने भी तत्व हैं उनके प्रत्येक 8वां तत्व अपने पहले वाले तत्व से समानता प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब क्या है कि यदि जो है हम लोगों को जो है एक क्लास में बैठा दिया जाए तो प्रत्येक फर्स्ट सीट वाला स्टूडेंट अपने 8वें सीट वाले स्टूडेंट्स के साथ समानता प्रदर्शित करेगा। मतलब कि ये हुआ कि यदि पहला वाला शैतान हुआ तो 8वां वाला भी शैतान ही होगा। यदि पहला वाला पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो 8वां भी पढ़ने वाला होगा। यदि पहले वाले स्टूडेंट्स के अंदर जो गुण हैं वही 8वें वाले स्टूडेंट के अंदर गुण होंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी और फिर से क्या आएगा, सा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सन 1863 में न्यूलैंड ने देखा कि जिस प्रकार संगीत के पहले व 8वें स्वर में समानता होती है, उसी प्रकार यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए, मतलब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए। इसका मतलब जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूलैंड ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में कहा था या फिर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में कहा था। तो न्यूलैंड ने कहा था कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक जो है 8वां तत्व अपने पहले तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करेगा। चलिए अब इस नियम को हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करेगा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा सा रे गा मा पा धा नी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। लेकिन आपको पता है कि इन्होंने जो है अक्रिय गैसों का यूज़ नहीं किया था अपने नियम में। इसलिए आपको इस पूरे नियम में बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आर्गन नहीं लिखना है जिसका परमाणु क्रमांक 18 होता है, नियॉन नहीं लिखना है जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, हीलियम नहीं लिखना है जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो इसी प्रकार इन्होंने कहा कि ये हाइड्रोजन के बाद 2 नंबर इन्होंने गायब कर दिया। फिर कौन आया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4, ये हो गया 5, ये 6, 7 और ये 8। उसके बाद इसका 9 नंबर और इसका आपको पता है 11, ये हो गए 12 और यहाँ पे 13, इसका 14, फिर 15 हो गया और ये 16 और यहाँ पे 17 और ये हो गए 18 और ये हो गए 19 और ये हो गए आपके 20। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, फ्लोरीन है उसकी भी 1, क्लोरीन है उसकी भी 1, प्लस माइनस को मत सोचिए आप। उसके बाद देखिए लिथियम, अगर लिथियम की हम लोग बात करें तो इसकी भी कितनी होती है 1, ये पॉजिटिव 1। जो है सोडियम ये भी हमारी 1 होती है, पोटेशियम की भी 1, बेरिलियम की 2 और 2, बोरान की आपको पता है कि 3 होती है, एल्युमिनियम की भी 3, 4 और 4, फिर देखिए इसकी 3 होती है, इसकी 3 होती है, 2 और 2 होती है। सबको ये चीज़ें पता है कि वैलेंसी तो सबको याद ही होंगी। और वैलेंसी अगर याद है तो हमें पता चल रहा है कि जो समानता लिथियम की होगी वही सोडियम की होगी, वही पोटेशियम की होगी। अगर जो गुण लिथियम प्रदर्शित करेगा वही गुण सोडियम प्रदर्शित करेगा और वही गुण जो है हमारा
पोटेशियम भी प्रदर्शित करेगा। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था न्यूलैंड्स ने कहा था। उसके बाद कहीं ना कहीं ये फेल भी हो गए, लेकिन हम उसकी बात अभी करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, ये ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन वही होगा वही सल्फर होगा। जो हमारा जो देखिए बहुत ध्यान से, ये फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन, दोनों कैसे होते हैं? दोनों हैलोजेंस होते हैं। मतलब ये इस प्रकार इन्होंने नियम दिया था। लेकिन जब क्या हुआ कि अभी तक ना बहुत सारे तत्वों की खोज हो चुकी थी, और जब न्यूलैंड्स ने अपना नियम दिया था तब जो है कम तत्वों की खोज हुई थी। तो इस प्रकार इनका नियम आगे चलकर फेल हो गया। ये देखा गया कि जब कैल्शियम के बाद के जितने भी जो तत्व हैं वो हमारे इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इनका नियम हो गया फिर फेल। और इसके बाद कौन आया? इसके बाद आए थे लोथर मेयर। लोथर मेयर के बाद मेंडलीफ। लेकिन लोथर मेयर जब आए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो लोथर मेयर आए थे तब कितने तत्वों की खोज हुई थी? 56 तत्वों की खोज हुई थी। जब न्यूलैंड्स आए थे तब भी 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। लेकिन जब मेंडलीफ पहुँचे तो बहुत सारे तत्वों की खोज हो चुकी थी। उनकी बातें हम आगे करेंगे, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु यह देखा गया कि यह नियम केवल कैल्शियम तक ही सत्य था, इसलिए न्यूलैंड का यह अष्टक नियम, अष्टक का मतलब इन्होंने 8 जो है बात की थी, 8वां तत्व, इसलिए अष्टक नियम कहा गया। न्यूलैंड का यह अष्टक नियम असफल हो गया। आपके एग्जाम में आता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, डाबे-राइनर का त्रिक नियम क्या है, मेंडलीफ का नियम क्या है, इन सभी बातों की जानकारी आने वाली क्लासेस में आपको मिलती रहेंगी। लेकिन हम एक बात और करेंगे कि डाबे-राइनर का त्रिक नियम क्यों फेल हो गया। डाबे-राइनर का त्रिक नियम आज भी जाना जाता है क्योंकि जो हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, इनमें समानता पाई जाती है, लेकिन ये नियम बहुत अधिक तत्वों के लिए लागू नहीं हो पाया, इसलिए डाबे-राइनर साहब भी फेल हो गए थे। डाबे-राइनर के बाद फिर कौन आया था? आपको मैंने यहाँ सब कुछ बता दिया है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों नियम समझ में आए होंगे, और अगर दोनों नियम समझ में आए हैं तो कृपया मुझे ज़रूर बताएं। और अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, जो आपकी बड़ी क्लासेस होंगी धीरे धीरे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ा देता आपको तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए आज की क्लास के लिए फिर इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी आप लोग मेहनत करें। हमारी विशेष आपके साथ हमेशा।